नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 130वें एपिसोड को संबोधित किया। वहीं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सीएम ने भी देहरादून लाइब्रेरी में पीएम मोदी के कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर सीएम धामी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया और प्रदेशवासियों को मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अनिल गोयल जी, अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग श्री संजय नेगी जी, हमारी दीदी सरकार में मैडम रजनी रावत जी, मंडल अध्यक्ष करणपुर श्री राहुल लाला जी, पूनम शर्मा जी मंडल अध्यक्ष डालनवाला, पंकज शर्मा जी मंडल अध्यक्ष अम्बेडकर नगर, सुनील शर्मा जी प्रदेश सह संयोजक मन की बात, ओम कक्कड़ जी महानगर उपाध्यक्ष, संकेत नोटियाल जी, अशोक वर्मा जी, हरुष डोरा जी, विशाल गुप्ता जी और सभी, अभी नाम तो बहुत सारे हैं। हमारे वहाँ पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी मीडिया सलाहकार समिति के चेयरमैन, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, ये बड़ा शुभ अवसर है कि मुझे भी आज आप सबके बीच में मन की बात के इस एपिसोड में आप सबके बीच में उपस्थित होना और उनका प्रधानमंत्री जी को सुनने का अवसर मिला। और वैसे राजपूत विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जहां मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में अगर मेरे सबसे ज्यादा कार्यक्रम कहीं हुए होंगे तो वो राजपूत विधानसभा में हुए होंगे। और सबसे ज्यादा कार्यक्रमों की अध्यक्षता अगर किसी विधायक ने करी होगी तो वो विधायक आपके ही हैं, माननीय खजानदार। तो आज हम सब ने प्रधानमंत्री जी को सुना और प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम है वो वास्तव में बहुत प्रेरणादायी होता है, बहुत उससे ऊर्जा मिलती है। और हम ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो वास्तव में एक साधक की तरह, एक कर्म योगी की तरह अनवरत रूप से अपने किसी न किसी काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनको उस रूप में समाज के सामने, देश प्रदेश के सामने, दुनिया के सामने वो नहीं आ पाते। उन सभी को प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात के माध्यम से करोड़ों करोड़ लोगों की प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उनको सबके सामने लाकर उनका सबको दिखाना, उनके कामों को बताना, ये सच में बहुत अद्भुत है। और मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल से दुनिया का ये बहुत ऐतिहासिक काम होगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई सीरीज चलाई हो, कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया हो और उसके 130 एपिसोड अभी तक संपन्न हो गए। अभी बहुत सारे एपिसोड बचे हैं जो आने हैं। अपने आप में प्रधानमंत्री जी की बड़ी अद्भुत कल्पना है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अनेक अनेक देश के अंदर नवाचार को देश के अंदर लागू किया है, इनोवेशन को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, और हर दृष्टि से भारत आगे बढ़े। आज उन्होंने 2016 का अपना एक पुराना संस्मरण हम सबके सामने रखा और सच में आज दुनिया बहुत तेजी से साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एआई, इसका अब आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और मैं कहूं तो बहुत प्रभावी रोल होने वाला है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एआई आज हमारे सभी कामों में प्रयोग में आने लगा है और एआई के माध्यम से हम जो काम घंटों, महीनों, सालों में करते थे वो काम कुछ ही मिनटों में और सेकंडों में होने लगा है। एआई बहुत बड़ा हमारे लिए आने वाले समय के लिए हमारी समृद्धि का कारण बनेगा, हमारी प्रोग्रेस का कारण बनेगा। तो हम सब राज्य के अंदर भी हम इसके उपयोग के लिए
राज्य का जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, अन्य डिपार्टमेंट है, उन सभी डिपार्टमेंटों में इनके प्रयोग को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लेकर हम अनेकों कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारे काम हम लोगों ने पहली बार किए, और अगर आप उसकी सूची बनाएंगे तो एक लंबी सूची है। पहली बार जो काम हुए हैं ऐतिहासिक हुए हैं। और आज मुझे आप सबके बीच में कहते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तराखंड का जो नाम है, हमारा पहचान है, वो आज पूरे देश के अंदर एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित हो गई है कि जहां पर अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं, अनेक नए काम किए जा रहे हैं, अनेक कठोर फैसले लिए गए हैं, ऐतिहासिक डिसीजन लिए गए हैं। और जहां कल हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वहीं इसके ठीक एक दिन बाद 27 जनवरी को हमने जो यूसीसी का कानून देश आजादी के बाद सबसे पहले लागू करने का जो गौरव हमको प्राप्त हुआ, उसके लागू होने का भी 1 साल 27 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। और सफलतापूर्वक ये 1 साल पूरा हो रहा है। जब हम इसको लागू करने वाले थे, और लागू करने का जो आदेश है वो उत्तराखंड की जनता ने हमको दिया था। हम 2022 के आम चुनाव में जब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वचन हमने उनके सामने रखा था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले यूसीसी का। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी को पूरे देश के साथ देहरादून में भी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पूरे उत्साह और राष्ट्र भावना के साथ मनाया जाएगा। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्र गौरव से जुड़े आयोजन किए जाएंगे, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सहभागिता देखने को मिलेगी। देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि गणतंत्र दिवस पर माननीय राज्यपाल परेड की सलामी लेंगे। जिले के सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और मनोबल के साथ अपनी ड्यूटी निभाएंगे। मुख्य दिवस है और ऑनरेबल गवर्नर साहब सलामी लेंगे। हमारे समाज के सभी वर्गों के लोग, गणमान्य व्यक्ति, अकम्प्लिश्ड पर्सनैलिटीज़ प्रतिभाग करेंगे। और ये एक ओकेजन है अपने राष्ट्र की, अपने स्टेट की अचीवमेंट्स को अपने जनमन तक पहुंचाने का और आगे संकल्प लेने का कि जो हमारा एक वेलफेयर स्टेट का मैंडेट है और जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो सैन्य फील्ड में हैं, चाहे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फील्ड में हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, वो हमारी आगे अग्रसरित कैसे होगी और किस तरह से हमारा आगे रोड मैप रहेगा अपने राष्ट्र को, देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाने का। तो सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और हमारे जनपद के सभी अधिकारीगण पूरे मनोबल से यहाँ पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गंगा हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साधु संत, साध्वी और आरएसएस से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। सम्मेलन में मंच से सनातन संस्कृति, हिंदू एकता और सामाजिक समरसता पर विचार रखे गए। समिति जी अपने में हमारी प्रखर सोनिया चौधरी जी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर केदारनाथ से जुड़ी है, जहां केदारनाथ धाम में लगातार हो रही भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में जुटे जवान अडिग खड़े हैं। वर्तमान में धाम का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे है, लेकिन भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान अपने कर्तव्य पथ पर लगातार तैनात हैं। शीतकाल के दौरान मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल मंदिर परिसर में 24 घंटे गश्त कर रहे हैं।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कालाढूंगी से है, जहां कालाढूंगी नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में लगातार गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते पूर्व में भी वार्ड नंबर 2 से 4 साल की किशोरी को गुलदार ने अपना शिकार बनाया था। ताजा मामला वार्ड नंबर 2 का है, जिससे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। पर्यावरण प्रेमी और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि समिति वन क्षेत्र और गुलदार की संख्या में लगातार इजाफा होने से गुलदार ने रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जो काफी चिंताजनक है। इस संबंध में कालाढूंगी रेंज के डिप्टी रेंजर भूपेंद्र बिष्ट ने बताया कि कैमरे लगातार निगरानी की जा रही है और जरूरत पड़ने पर पिंजरे भी लगाए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भगवान मेहरा से। भगवान, जिस तरीके से ये पूरी खबरें सामने आ रही हैं, गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है, बच्ची को भी निशाना बनाया है, ऐसे में पिंजरा लगाने की बात की जा रही है, आखिर पिंजरा क्यों नहीं लगाया जा रहा है? लगातार कालाढूंगी क्षेत्र में गुलदार का आतंक बना हुआ है और लगातार रिहायशी इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है। डर का माहौल बना हुआ है जी। कालाढूंगी नगर पालिका क्षेत्र के जो वार्ड नंबर 2 से लगा हुआ जो क्षेत्र है, जंगल के किनारे बसा हुआ है, जिससे वहां पर उसकी मूवमेंट लगातार देखने को मिल रही है। और पूर्व में भी वहां पर एक 4 साल की किशोरी को उसने अपना निवाला बना दिया था। जी, पूरी खबरें सामने आ रही है, पिंजरा लगाने की बात की जा रही है, ऐसे में बच्ची को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी कोई ऐसी खबर आई है कि किसी इंसान पर हमला किया गया है? लगातार मूवमेंट तो देखा गया है और ऐसा हमला तो अभी तक एक किशोरी के साथ हुआ था जो 4 वर्षीय थी, लेकिन उसके बाद लोगों में भी सतर्कता बढ़ी है और ऐसी अनहोनी का कोई सूचना अभी तक मिली नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल भगवान, ऐसे में जो पिंजरा लगाने की बात की जा रही है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? कब लगाया जाएगा? जब और लोगों को निशाना गुलदार बना लेगा तब ऐसी कार्रवाई की जाएगी? वन विभाग द्वारा पहले कैमरे लगाए जाएंगे, उसके बाद निगरानी की जाएगी, कितना मूवमेंट है उस हिसाब से जो है वन विभाग उस वहां पर पिंजरे की व्यवस्था करेगा। जी, ऐसे में जो बच्ची को निवाला बनाया गया, जिसे गुलदार ने हमला किया है, उसके घर वालों को कोई सहायता प्रदान की गई है, आर्थिक मदद की गई? ये पूर्व का मामला है और उनको वन विभाग द्वारा आर्थिक सहायता मिल चुकी है। जी, ऐसे में वन विभाग की तरफ से लोगों के लिए कोई अलर्ट जारी किया है, कोई जानकारी की इन इलाकों में ना जाया जाए, ऐसे कोई निर्देश जारी किए हैं? लगातार वन विभाग द्वारा लोगों को बताया जा रहा है और ये सिर्फ कालाढूंगी नगर पालिका की घटना नहीं है। कालाढूंगी से लगे पूरे क्षेत्र चकलवा, कोटाबाग, बेलपाव, पौलगढ़ सभी जगह जो है गुलदार का आतंक गाँव में बना हुआ है। जी बिल्कुल भगवान, देखना होगा कि कब तक वन विभाग संज्ञान लेता है और इस समस्या से ग्रामीणों को निजात मिलता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गणतंत्र दिवस को लेकर देहरादून पुलिस की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते परेड ग्राउंड में कई विभागों की झांकियां भी निकाली जाएंगी। साथ ही पुलिस के कई अधिकारियों को भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से परेड ग्राउंड के चारों ओर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ट्रैफिक रूट को भी डाइवर्ट किया जाएगा। देखिए, कल को हम सबके द्वारा जो है 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो उसके लिए सभी प्रदेशवासियों को, समस्त हमारे जो पुलिस परिवार हैं, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। और हम लोग यही आशा करते हैं कि सभी लोग इसको पर्व को हर्षोल्लास से मनाएंगे। और इसके दृष्टिगत जो हमारा मेन प्रोग्राम है देहरादून जनपद में, वो हमारा परेड ग्राउंड में होगा, जहाँ की परेड का मार्च पास्ट हो गया है और झांकियाँ हैं विभिन्न विभागों की, और इसके अलावा सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी होंगे। और इसके अलावा जो पुलिस अधिकारियों को जो मेडल वितरण का कार्यक्रम है वो भी हमारा परेड ग्राउंड में होगा। इसके लिए हमारे द्वारा व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। मैदान की साज सजावट जो है आज वो पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारी परेड है उसकी भी प्रैक्टिस हो गई है। कल उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो गई थी। और इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पे गार्ड की तैनाती कर दी गई है। परेड ग्राउंड के आसपास जो है गश्त भी की जा रही है। और कल 26 जनवरी के दृष्टिगत जो हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था है उसके लिए ड्यूटी लगा दी गई हैं। जो अंदर की सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए भी ड्यूटी लगा दी गई।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की पहचान मानी जाने वाली बुल्ले शाह की 100 वर्ष से अधिक पुरानी मजार को अज्ञात लोगों ने ध्वस्त कर दिया। शनिवार देर शाम बारलोगंज क्षेत्र में स्थित मजार और उसके साथ मौजूद 2 अन्य मजारों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसकी सूचना मिलते ही बाबा बुल्ले शाह समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे। मजार की हालत देखकर समिति के पदाधिकारियों और अनुयायियों ने गहरा रोष और चिंता व्यक्त की है। समिति का कहना है कि यह घटना केवल धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि मसूरी के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की एक साजिश है। जांच में सामने आया है कि मजार वाइनवर्स एलन स्कूल की संपत्ति पर स्थित थी और स्कूल प्रशासन की ओर से सालों पूर्व मजार स्थापित करने के लिए स्थान दिया गया था। समिति के अनुसार पूर्व में कुछ हिंदू संगठनों की ओर से मजार का विरोध किया गया था, लेकिन प्रशासनिक जांच में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं पाया गया। वहीं एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि बाबा बुल्ले शाह की मजार को क्षतिग्रस्त करने को लेकर अभी तक कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मजार के पास पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। प्रयागराज में ज्योतिर्मठ पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पौड़ी के हनुमान मंदिर प्रांगण में उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सनातन मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि शंकराचार्य जैसे पूज्य संत के साथ किया गया दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। संत समाज सदियों से देश और समाज को दिशा देने का कार्य करता आया है। उनके प्रति सम्मान रखना प्रत्येक सरकार और नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकारों की प्रशासनिक असंवेदनशीलता और अहंकार का ही परिणाम है कि आज सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन पूज्य संतों को भी अपमानित होना पड़ रहा है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के इस कृत्य की आलोचना हो रही है और धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के मन में इसके लिए गहरे भाव पैदा हुए हैं सरकार के खिलाफ, और हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए। मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आह्वान किया है कि प्रदेश में सभी जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, यहाँ तक कि विकास खंडों में भी सरकार को सद्बुद्धि आए। इस हेतु सब लोग कुछ समय का मौन व्रत रखें मंदिरों में, और ताकि सरकार को भगवान ये सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार की संकीर्णता के चलते, कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है सरकार के इस कृत्य का कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे वो धार्मिक आस्थानों पर विराजित हो, लेकिन अगर वो राजनीतिक भाषा सरकार के अनुकूल नहीं बोलते हैं तो वो उनको विरोधी समझ बैठे। इन्होंने भी बनारस में, काशी में जो है बहुत पौराणिक हिंदू मंदिर तोड़े, कॉरिडोर बनाने के नाम पे इन्होंने बहुत हिंदू पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और क्या मांग थी शंकराचार्य जी की कि वो गौ हत्या पर, ये हमारी भी मांग है कि पूरे देश में गौ हत्या पर जो है बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, गौ माता को जो है राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। लेकिन ये झूठे सनातनी जो है, जहाँ जहाँ चुनाव में इनको गौ माता से लाभ होता है वो गौ माता को माँ कहते हैं, और जहाँ जहाँ इनको चुनाव में जो है गौ माता से नुकसान होता है वहाँ ये गौ माता को बीफ के रूप में जो है एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। देवभूमि में बीजेपी की सरकार है और सीएम पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा करते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2017 से अब तक कई सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया है। इधर विपक्ष कह रहा है कि सच्चाई तो यह है कि बिना रिश्वत दिए कोई भी काम नहीं होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले में निदेशक होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। एक्स पर सीएम ने पोस्ट किया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी स्तर पर अनियमितताएं या भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले में अधिकारियों और ठेकेदार की मिली भगत से 1 करोड़ के सामान का बिल 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। डीजी पीवीके प्रसाद ने भी जब बाजार भाव और टेंडर के रेट में बहुत बड़ा अंतर देखा तो तुरंत जांच टीम गठित कर दी गई। टीम ने जब बाजार से कोटेशन लिए तो पता चला कि होमगार्ड विभाग में हर सामान करीब 3 गुना ज्यादा दाम पर खरीदा जा रहा था।
देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस क्या होता है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करके दिखाया और साबित किया है कि उत्तराखंड राज्य में न भ्रष्टाचारी रहेगा, न भ्रष्टाचार होगा। इसके तहत अब तक लगभग 300 से अधिक लोगों को जो विभिन्न विभागों में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, उनको जेल में डालने का काम किया गया है। और जैसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया है कि उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं है तो जेल के अंदर है, वो काम आदरणीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री के कार्यों से जो कार्य वो कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के हित के लिए, उस कारण वो बौखलाहट में है और कानून व्यवस्था को लेकर के जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह विपक्ष लगा रहा है, वो कहीं न कहीं विपक्ष की बौखलाहट भी है और वो षड्यंत्र रच करके उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब जब भी मामला सामने आया, या तो सरकार ने छोटा हो या बड़ा सभी पर कार्रवाई की है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के दावों पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार में सिर्फ नाम के जीरो टॉलरेंस की नीति है। स्थिति ये है कि बिना रिश्वत दिए किसी भी सरकारी कार्यालय में काम नहीं होता है। सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन कहीं जीरो टॉलरेंस नजर नहीं आ रहा है। लगातार भ्रष्टाचार के समाचार प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई होती हुई अभी तक जनता ने नहीं देखी है। छोटी मोटी कार्रवाई करके आप भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक है। होमगार्ड में जिस तरीके से वर्दी घोटाला हुआ है, ये तो बहुत शर्मनाक घोटाला है। हमारे होमगार्ड के जवान बहुत कम मानदेय पर जो है सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं, विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, और आप उनकी वर्दी के साथ भी जो है घोटाला कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार और किस प्रकार के घोटालों के कीर्तिमान बनाएगी, ये जनता अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आप अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार को संरक्षण देंगे और छोटे मोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके अपने कर्तव्य की इति श्री करेंगे तो ये चलने वाला नहीं है। वर्दी घोटाले के पीछे असल दोषी कौन है, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है और सरकार को तत्काल उच्च स्तरीय जो है जांच बिठानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस प्रकार के घोटाले इस प्रदेश में अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमारे मेहनती होमगार्ड के जवानों की वर्दी के साथ जो घोटाला हुआ है ये शर्मनाक है, और बड़े बड़े विभागों में और भी कई घोटाले हैं। देखते हैं, ये सरकार जीरो टॉलरेंस की केवल बातें ही करती है कि असल दोषियों को खोज के जनता के सामने भी लाती है। सत्ता पक्ष के दावों पर विपक्ष का आरोप है और इन सब के बीच सवाल कई हैं। कौन सी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये जनता के वोट से तय होता है। उत्तराखंड की जनता ने 2014 लोकसभा चुनाव से अब तक बीजेपी का साथ दिया है। अब 2027 में विधानसभा का चुनाव है। इस बार जनता किसका साथ देगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नेबल टीवी। नमस्कार।